Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome you all to my first full वीडियो बेसिकली। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री से। मैं बता दूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है, चैनल का नाम भी वही है, मेरा नाम है मुज्तबा हुसैन। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। मेरा नाम मुज्तबा हुसैन है, आप मेरे को मुज्तबा बुला सकते हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री से। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन, क्योंकि अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स को कुछ ज़्यादा ख़ास टाइम तो नहीं है, और आज की क्लास इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी इंटरमीडिएट या फिर कहूँ तो क्लास 11th में है, उनके लिए है। इंटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है आज की क्लास। तो आई होप ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, आप लोग अभी 10th से इंटर में आए, तो बहुत से लोगों को जो है ना केमिस्ट्री रहता ही नहीं। मेरे कॉलेज में भी नहीं था बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री। 8th क्लास के बाद से उनका जो साइंस है, साइंस, ओके, साइंस उनके दो पार्ट्स में डिवाइड हुए थे। एक था बायो और एक था फिज़िक्स। केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी वो लोग फिज़िक्स में ही कराते थे। ऐसा सिस्टम था। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ जो ऐसा करे। तो इसीलिए मैं समझा देता हूँ ये केमिस्ट्री। अभी यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट में अगर आप और जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना ज़रूरी है केमिस्ट्री के और 3 ब्रांचेस है। वो सब ब्रांचेस जो है ये है। पहला है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो इसमें जो है पूरा कैलकुलेटिव पार्ट रहता है, जैसे कि कंपेयर टू मैथ्स एंड फिज़िक्स उतना टफ भी नहीं रहता। यस, मैं पहले ये बोल देता हूँ, उतना टफ भी नहीं रहता मैथ्स फिज़िक्स जितना, बट एक इजी साइड रहता। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रहता, बहुत कम कैलकुलेशन रहता। ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहता। फिज़िकल केमिस्ट्री थोड़ा इजी रहता। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इसमें सारे आप पीरियोडिक टेबल चैप्टर से स्टार्ट होता, और आप पूरे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते, उनके रिएक्शंस के बारे में वगैरह वगैरह। बहुत से चैप्टर्स है, और शायद मेरे को ये सब बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का इंटरमीडिएट कॉलेज स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा तो मालूम होगा, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ डिटेल में। ये थर्ड है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन कंपाउंड से डील करती, कार्बन कंपाउंड्स के रिएक्शंस, उनके प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। तो इसमें भी ये थोड़ा जो है, अगर आप बेसिक से अच्छा पढ़े, अब जैसे कि अब फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का इम्पोर्टेंट रहता है इसमें। फर्स्ट ईयर में अगर आपको समझ में आ गया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में बहुत हेल्प करने वाली है आपको। आपके इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स में, आपके जो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एमसेट हो, जेई हो, नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हेल्प करने वाली है आपकी। अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसका हाफ हाफ भी कर लिए, फिज़िकल और इनऑर्गेनिक का, देन इट विल बी वेरी यूज़फुल टू यू, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो ये था पूरे ब्रांचेस के बारे में बहुत बेसिक आइडिया। नेक्स्ट, आपके फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में जो चैप्टर्स होने वाले हैं, वो ये है केमिस्ट्री में। सबसे पहला तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब देखो, मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि ये जो चैप्टर के नेम्स है, मैं एनसीईआरटी की बुक्स से लिया। ओके, तो हो सकता जो आपकी तेलुगु एकेडमी की बुक है, या फिर कोई दूसरी रीडर है कॉलेज वाले जो रिकमेंड करे हैं, जूनियर कॉलेज वाले, तो वो उसमें चैप्टर के नेम्स डिफरेंट हो, लेकिन ऑलमोस्ट यही है, क्योंकि सब एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड ही रहते। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मींस स्टोइशियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह का रहता है ये। और फिर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है ये। देखो, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का अगर आप केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो आपको सेकेंड ईयर में बहुत ईजी होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक
बेसिक सा चैप्टर है। मैं डायरेक्टली इम्पोर्टेंट नहीं है बट इनडायरेक्टली है, क्योंकि जो आगे डायरेक्ट आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो रहते हैं एग्जाम्स में, उसमें वो चैप्टर्स को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चैप्टर अभी से छोड़ने के बारे में तो सोचो ही मत, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट हुआ, आपके एग्ज़ाम्स को अभी टाइम है। तो अभी आप जल्द से जल्द इन लोगों के नोट्स अगर मिस हो गए कुछ भी, तो उसको लाइट नहीं लेना बिल्कुल भी। एकदम सीरियस रह के पढ़ लेना। मजाक मस्ती अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। तो इसीलिए अब देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। पीसी मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री। थर्मोडायनामिक्स भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर। इक्विलिब्रियम भी फिजिकल केमिस्ट्री। इक्विलिब्रियम थोड़ा टफ दिखता है बच्चों को, लेकिन मैं अगर आपको होना वीडियो के ये टफ कॉन्सेप्ट्स कहाँ से सीखना, तो मैं आपको अच्छे चैनल से रिकमेंड करता हूँ। एक दूसरी वीडियो बनाता हूँ, आप कमेंट्स में बता दो मेरे को। ये देखो, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का है। रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है। ये भी, ये जो चैप्टर्स है ना, ये समझने के लिए आपको ये 3 चैप्टर, ये 2 चैप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग अगर समझ में आ गया, तो आपको इसमें उतनी मुश्किल नहीं होती है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन काफ़ी छोटा चैप्टर है, वो कभी-कभी उसको एक चैप्टर भी बना देते थोड़े बुक्स में कि हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन ऐसा करके। तो वही बहरहाल, मैथ बोला मैं एनसीईआरटी से लिया बोल के, ज़्यादातर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी यूज़ करते बोल के। और फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती, जीओसी से स्टार्ट होती। जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा भी है, अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा या थोड़ी जगह स्टार्ट भी हो गया होगा। प्लीज़ इस पर बहुत अच्छे से फोकस करो आप। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऑनलाइन यूट्यूब से अच्छा पढ़ लो, या फिर अगर आप कोई अलग कोचिंग को भी जाते तो जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैं बोलूँ उतना कम है, बस जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका फुल फॉर्म। ये पूरा बेसिक है एकदम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक है। आपको सेकेंड ईयर में जो 12th क्लास रहती ना, उसमें समझ में आता है ये बात कि जीओसी कितना इंपॉर्टेंट है। जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जीओसी को बिल्कुल भी छोड़ने की गलती नहीं करना। और जीओसी डायरेक्टली भी इम्पॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में ऑब्वियसली जीओसी यूज़ होती है, और जीओसी केमिस्ट्री में जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है आपके आईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जीओसी को अगर केमिस्ट्री में बोला जाए तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको एक रिएक्शन मैकेनिज्म रहता है। रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये याद रख लो वर्ड, रिएक्शन मैकेनिज्म आता है इसमें। आप पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ सकते हैं अगर हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया तो। इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये इंटरमीडिएट के लिए है चैप्टर। ये पहले बोल दूँ मैं, ये आईपी के लिए है और एमसेट के लिए है। जेई नीट से ये चैप्टर डिलीट हो गया। ठीक है, आईपी और आपका जो एमसेट है अब, जो कि ईएपी सेट हो गया, बस इन दोनों के लिए ही है, बाकी जगह नहीं है। जेई में, नीट में, जेई मेंस एडवांस में है, एडवांस में है, बट एडवांस में इसका उतना वेटेज नहीं आता। जेई मेंस में डिलीट हो गया ये, और आपके नीट में भी डिलीट हो गया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आईपी में से एक वीएसए आता शायद। हाँ, आईपी में से एक वीएसए आता, और एमसेट में भी एक क्वेश्चन का चांस है। और जहाँ तक बात करूँ कि स्टेट्स ऑफ मैटर भी वही कैटेगरी में है। स्टेट्स ऑफ मैटर भी जेई मेंस के और नीट के सिलेबस से डिलीटेड है, सिर्फ एमसेट में है। और और तो बाकी सारे चैप्टर्स है आपको, बस एस ब्लॉक, पी ब्लॉक भी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये दो चैप्टर्स भी जो है आपके सिर्फ आईपी और एमसेट में है, जेई मेंस में और नीट में नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन भी आई थिंक डिलीट हो गया, हाइड्रोजन भी डिलीट हो गया। ठीक है, तो वो आप सिलेबस की कॉपी अच्छा निकाल लो, क्योंकि अब हो सकता है 2025 में और रिड्यूस हो जाए सिलेबस। ठीक है,
जो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो तो डिलीट नहीं होते। ओके, तो आज जो टॉपिक्स पे अपन बात करने वाले हैं वो सिंपल यही है कि स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी बताता हूँ मैं आप लोगों को, आईपी के लिए हो, एपसेट के लिए हो, आपके जेई के लिए, नीट के लिए, किसके भी लिए हो। वैसे मैं जो है अपने आईपी और एपसेट अटेम्प्ट करा सो हूँ, और मैं पीसीएम का था। ठीक है, तो मैं नीट लिखा नहीं, बट मैं नीट के ताल्लुक से जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है कलेक्ट करा। तो आज की वीडियो में जितना हो सके उतना बताऊंगा, और बाकी मैं और रिसर्च करूंगा नीट के ऊपर। ठीक है, तो अभी देखो आईपी। आईपी में आपको, अगर आप इंटरमीडिएट जो है ना पीसीएम से कर रहे हैं, पीसीएम बोलो, एमपीसी बोलो, जो बोलते बोलो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ दोनों भी, एमपीसी से कर रही हैं, तो आपको टोटल ऑफ 460 मार्क्स का रहता पेपर इन इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर। ठीक है, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में आपका टोटल जो पेपर रहता है वो 460 मार्क्स का रहता। अब आपको मैक्सिमम जो स्कोर कर सकते मार्क्स आप, वो रहते 457। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोले तो पहले ये समझाता हूँ कि ये 460 में कौन से सब्जेक्ट्स के कितने कितने रहते। 100 रहते अरबिक के और 100 इंग्लिश के। ठीक है, वो अरबिक हो या संस्कृत, उर्दू, जो भी है आपका सब्जेक्ट, उसके रहते। मैं अरबिक लिया था तो लैंग्वेज लिख देता हूँ मैं, ओके, लैंग्वेज। और ये है इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश के। और फिर आपके फिज़िक्स और केमिस्ट्री में रहते 60-60 रहते। 460 में से 60 फिज़िक्स के, 60 केमिस्ट्री के, 60 फॉर फिज़िक्स एंड 60 फॉर केमिस्ट्री। फिर और आपके और दो सब्जेक्ट्स रह रहे हैं जो कि रहते हैं मैथ्स ए, मैथ्स बी। ठीक है, जिसको 1A 1B 2A 2B ऐसा बोलते हैं इंटरमीडिएट में। तो वही दोनों के 75-75 रहते हैं। 1A के 75, 1B के 75। ठीक है, 1B के 75। और ये मैथ्स भी अच्छा इजी रहता है। आपको मैथ्स की स्ट्रैटेजी होना तो वो भी बता देता हूँ मैं, कमेंट करो आप। ठीक है, देखो इसमें 75-75, इधर 75-75, और ये हो गए 60। ये 60 फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री। ओके, फिर 100 जो भी लैंग्वेज है आपकी, अरबिक, उर्दू, संस्कृत, वटेवर, और 100 इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसा रहता है एमपीसी का। ये रहता किसका, एमपीसी का। एमपीसी का इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का अलग रहता। ओके, तो अब मैं आपको क्या बोला कि केमिस्ट्री के लिए कितने मार्क्स रहते, 60 मार्क्स। हाँ, और मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल 457 क्यों है इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में, उसका रीज़न आपको अब तक कॉलेज में बोल दिए होंगे कि अरबिक में जो बोलते, अरबिक या जो भी लैंग्वेज बोल लो आप, अरबिक में मैक्सिमम मार्क्स 99 है। किसी भी स्टूडेंट्स को 100 नहीं आते अरबिक में, ये फैक्ट है। ठीक है, उसका करेक्शन का सिस्टम ही कुछ ऐसा है। ठीक है, फिर इंग्लिश का कैसा है बोले तो, इंग्लिश में मैक्सिमम कोई भी स्टूडेंट्स को 98 ही आते। तो इसीलिए वो 3 मार्क्स जो कंपलसरी कट होने का है, उसकी वजह से 457 है मैक्सिमम मार्क्स। आपको मैथ्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में फुल आ सकते। मैथ्स में 75 आउट ऑफ 75 आ सकते, ए बी दोनों में। फिज़िक्स में भी 60/60 ला सकते। ठीक है, बट और केमिस्ट्री में भी 60/60 ला सकते। और केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में इजी रहती, फिज़िक्स थोड़ी टफ रहती फर्स्ट ईयर में। ऐसे है सिस्टम। ओके, तो ऐसा रहता। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी आप 60/60 ला सकते। तो केमिस्ट्री में 60 मार्क्स लाने के लिए आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके लिए अच्छा कॉन्सेप्ट समझ गए तो एंड टाइम पे पैनिक नहीं हो सकते आप। ठीक है, आपको फाइनल एग्जाम में वो काम में आता। तो अभी आपको क्या करना है,
केमिस्ट्री में 60 आउट ऑफ 60 लाने के बारे में सोचना है। मेरे केमिस्ट्री में आईपी फर्स्ट ईयर में 53 मार्क्स आए थे, और क्योंकि मेरी केमिस्ट्री जब थोड़ी वीक थी, इसीलिए मैं वो मिस्टेक आपके साथ नहीं होने देने के लिए बनाया यूट्यूब चैनल। तो देखो, केमिस्ट्री में 60 आउट ऑफ 60 लाने का है, उसके लिए एक वेटेज है। आपको आईपी के पेपर का पैटर्न बता देता हूँ मैं। आईपी का जो पेपर रहता, उसमें स्टार्ट होता 10 VSAQs से। VSAQs वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ये रहते टोटल 10 रहते हैं, ठीक है, 10। इसके दो 2 मार्क्स के रहते हैं, 10 × 2 के ऑर्डर में रहता, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं आपके 20 मार्क्स, ओके, 20 मार्क्स यहाँ पे। फिर आते SAQs, स्मॉल आंसर क्वेश्चंस। स्मॉल आंसर क्वेश्चंस जो रहते वो टोटल आपके 8 रहते, जिसमें से आपको सिर्फ 6 अटेम्प्ट करना रहता। 8 आते, आपको 2 लीव करने की चॉइस रहती, तो 6 अटेम्प्ट करना, एक रहता 4 मार्क्स का, तो वो हो जाते टोटल 24 मार्क्स। यहाँ पे आ गए 24 मार्क्स आपके, ये है 20 मार्क्स, 44 मार्क्स। बाकी के मार्क्स आते लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस से। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं LAQs। LAQs जो है आपके 3 रहते, आपको 2 अटेम्प्ट करना रहता, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करे तो उसको कोई पनिशमेंट ऐसा टाइप का नहीं रहता, एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर टाइम रहा तो, ठीक है। 2 अटेम्प्ट करना रहता, जो कि रहते 8 मार्क्स के। 3 रहते, उसमें से 2 अटेम्प्ट करना रहता, तो इसके हो जाते टोटल 16 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स टोटल ऐसा होते हैं आपके 60 मार्क्स, ठीक है। ये रहता आपका पेपर केमिस्ट्री का, और फिजिक्स का भी सेम ऐसा ही पैटर्न रहता, ठीक है। फिजिक्स को मैं अलग पूरी वीडियो बनाता हूँ, मगर अभी तो फिलहाल केमिस्ट्री पे फोकस कर लूँ। तो ऐसा पेपर पैटर्न रहता। तो आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जाती LAQ पे, फिर VSAQs पे। LAQ और VSAQs कर लिए तो आपको टोटल 36 मार्क्स आ जाते, विच इज़ मोर देन 50%, मोर देन 50%, ठीक है। और इंटरमीडिएट में पासिंग मार्क्स जो है केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए, 60 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स के लिए पासिंग मार्क्स आई थिंक 21 है, तो आप 22 ऐसा कुछ एम करके चलना, ठीक है। तो 21 मार्क्स प्लस लाना है पास होने वालों के लिए, और स्कोर करने वालों के लिए 60 मार्क्स पॉसिबल है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रैटेजी आज मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं पूरे नोट करके रखा अकॉर्डिंग टू ए बुक, जो कि मैं आपको वीडियो के बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो LAQs के लिए जो चैप्टर्स है वो ये है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक LAQ, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक LAQ, पीरियोडिक टेबल से एक LAQ, और केमिकल बॉन्डिंग या GOC से। ये देखो, ऐसा है यहाँ पे। LAQs दोनों के भी पढ़ना आप। अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग और GOC दोनों अच्छा है तो आप ये थर्ड LAQ अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप खाली एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल करके 2 LAQs सिक्योर कर ले सकते हैं। दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, ठीक है। मैं अगर रिकमेंड करूँ पर्सनली तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल 2 चैप्टर्स पढ़ लो, अच्छा पक्का पढ़ लो, 100% सारे LAQs कर लो, कि जो भी LAQ आया आप अटेम्प्ट कर सकना, ठीक है। और इसमें ज़रा याद करने की अच्छी कैपेबिलिटी रहना आपकी। और याद करने वाले तो बेसिकली केमिस्ट्री में बहुत कुछ याद करने का रहता, ठीक है। और जो मैं आपको डिविजन्स कराया था, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, आईपी के लिए वो डिविजन्स पे उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि देखो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल का क्या चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक के है, और GOC ऑर्गेनिक के लिए, और ऑर्गेनिक का चैप्टर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि LAQ के लिए फिजिकल इंपॉर्टेंट है, LAQ के लिए इनऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री को, आईपी में केमिस्ट्री को एक सब्जेक्ट कंसिडर करो, और JEE नीट में उसको फिर और डिवाइड कर लेते बैठो, ठीक है। अब जैसे कि SAQ के चैप्टर्स भी आप देख लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आप ले सकते स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स है, इनमें से ये VSAQs आते हैं, ये SAQs के लिए है, वैसे ही VSAQs के लिए भी है,
ओके, तो फर्स्ट वीडियो है इसलिए हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कर दीजिए आप लोग। तो आगे बढ़ेंगे। बेस्ट बुक फॉर आईपी केमिस्ट्री, वन एंड ओनली बेबी बुलेट। ये बेबी बुलेट वैसे जो है आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताती, ठीक है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार क्यू मटेरियल ले लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझ के ले पढ़ सकते हैं आप। स्टार क्यू मटेरियल जो रहती है केमिस्ट्री की, वो मटेरियल ले लेना चाहिए आप लोगों को, अच्छी रहती है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था गाइस कि आप लोग जो है स्टार क्यू मटेरियल ले लो, या फिर आपके जो भी कॉलेज की मटेरियल है वो भी इनफ ही रहती यूजुअली। ओके, तो कॉलेज की जो मटेरियल रहती वो मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी देख लेना आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स है, मॉडल पेपर्स है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप ये अच्छी जो स्टार क्यू की है वही ले लीजिए, कोई दूसरी मत लीजिए। फिर एक कॉलेज की, जो कॉलेज में आप है वो कॉलेज में मटेरियल उतनी अच्छी नहीं है तो फिर आप दूसरे कॉलेज की मटेरियल ले रहे हैं, वैसा मत करिए बिना मालूम करे उतना अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपके कॉलेज की मटेरियल उतनी अच्छी नहीं है, जिसमें उतने एरर्स ज़्यादा है, या फिर प्रीवियस पेपर्स नहीं है, 2013 से लेके 2024 तक के पेपर्स नहीं हैं अगर, तो या फिर थोड़े कम है वैसा कुछ है, तो आप लोग स्टार क्यू मटेरियल ले ले सकते हो, उसमें सारे के सारे आते हैं, ठीक है। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि न्यू मटेरियल ही लिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि लेटेस्ट 2024 का पेपर भी उसमें अपडेटेड रहता है ना, नहीं तो फिर एक आध पेपर मिस हो जा सकता है आपका प्रीवियस पेपर, ठीक है। तो और तो कुछ भी नहीं है आईपी के बारे में बोलने, ये वैसे ये लास्ट में मतलब एकदम एंड टाइम पे जो एक महीना पहले जो शुरू कर रहे हैं उनको रिकमेंड करता हूँ। एक महीना पहले अरे आईपी तो लाइट है यार वो बोल के, उन लोगों के लिए ये है, जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट स्टार क्यू मटेरियल है। आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, 60/60 आ सकते हैं, ठीक है। तो एम तो आप लोग 60/60 का करिए, बहुत से मेरे फ्रेंड्स लाए भी 60/60, पॉसिबल तो है। और आईपी तो मालूम है इजी ही रहता, ठीक है। इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं आईपी के लिए। अब बात करेंगे अपने एमसेट के लिए, ठीक है। और तो कुछ बात करने का है नहीं आईपी। तो एमसेट जो कि अब ईएपी सेट हो गया, इसका फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तेलंगाना स्टेट एमसेट लिखने का है अपने को, ठीक है। तो मैं तेलंगाना स्टेट एमसेट के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को डेटा, मैं उसी हिसाब से कलेक्ट करा, ठीक है। तो ये देखिए एमसेट के चैप्टर वाइज वेटेज ये, हाँ। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आते हैं, वैसा डिवाइड करा मैं। ओके, तो टोटल तो पहले आप लोगों को पेपर पैटर्न बता देता हूँ मैं एमसेट का। वैसे केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चंस आते हैं एमसेट में टोटल, एमसीक्यूज रहते हैं पूरे के पूरे। एमसेट में टोटल सारे के सारे एमसीक्यूज ही रहते। टोटल अगर पूरे एग्जाम के देखा जाए तो 160 क्वेश्चंस रहते। हाँ, तो एमसेट के एग्ज़ाम में टोटल 160 क्वेश्चंस रहते हैं आपको, जिसमें से मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे। तो मैथ्स के टोटल रहते हैं आपके 80 क्वेश्चंस, 1A के 40, 1B के 40 ऐसा रहता है उसमें। मैथ्स में दो डिविजन्स रहते हैं, राइट। फिजिक्स के 40 और केमिस्ट्री के 40, ठीक है। केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री। तो वन क्वेश्चन का 1 मार्क रहता। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी करेक्ट दिस। हाँ, तो पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलता एमसेट में, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। +1 0 का रहता है इसमें मार्किंग स्कीम, ठीक है। तो +1 0 की मार्किंग स्कीम के साथ रहता आपका एमसेट का एग्ज़ाम। एमसेट रिलेटिवली ईजियर है जेई मेंस से और जेई एडवांस से, बिटसैट से भी एमसेट रिलेटिवली ईजियर है।
तो इसमें ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की तो ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, एमसेट ईजी रहता है। तो देखो ये टोटल 160 क्वेश्चंस है, और एमसेट में आपको क्वालिफाई होने के लिए 2024 तक कट ऑफ था 40 मार्क्स। ठीक है, 40 मार्क्स मिनिमम कट ऑफ है, 40 प्लस मार्क्स ओनली फॉर क्वालिफाइंग एमसेट। ठीक है, ताकि आपको लास्ट से लास्ट ब्रांच मिल जाए। 40 मार्क्स आउट ऑफ 160। ठीक है, 40 आउट ऑफ 160, आउट ऑफ 160 क्वालिफाइंग मार्क्स। ओके, अगर आप जो है ना एमसेट की डिटेल्ड वीडियो चाह रहे हैं तो मैं उसमें बता देता हूँ पूरा रैंक वर्सेस मार्क्स वगैरह का, एमसेट का पूरी स्ट्रैटेजी जो रहती है वो बता देता हूँ। फिलहाल केमिस्ट्री के लिए एमसेट की स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में आप 40 में से कम 30 प्लस भी अगर स्कोर कर लिए तो आपको इधर फिज़िक्स और मैथ्स में बहुत रिलीफ हो जाता, अगर 30 प्लस केमिस्ट्री में स्कोर कर लिए तो वो हिसाब से मैं आज एमसेट की स्ट्रैटेजी ले लेके आया केमिस्ट्री में। ओके, तो अब देखो पहले तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं ये बात पहले ही बता देता हूँ आपको कि मैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ही स्टडी करना, बिकॉज इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स तो रहते भाई इम्पॉर्टेंट, लेकिन उन लोगों को वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होने के लिए जो नॉन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं ना वो यूज़ में आते हैं। अब जैसे कि देखो आप लोग इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में क्या है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में सबसे पहले है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ब्लॉक एलिमेंट्स है। ओके, हाँ, तो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसमें से 9% ऑफ द पेपर आ रहा थे। ठीक है, ये मैं इंटरनेट पे से निकाला डेटा। अब देखो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक आप डायरेक्ट स्टडी करने गए तो नहीं आता, इसके लिए आपको पहले से स्टडी करना पड़ता पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और भी थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक एकदम एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर समझे तो पीरियोडिक टेबल समझ में आता, पीरियोडिक टेबल समझे तो केमिकल बॉन्डिंग समझ में। जो ऑर्डर में पढ़ा रही ना वो ऑर्डर में पढ़ना इम्पोर्टेंट है आपको। ठीक है, क्योंकि खाली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करके नहीं होता आपसे। आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करते फिर अपने आप को ही ब्लेम कर लेते कि मेरे से नहीं हुआ ये बोल के, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप बगैर बेसिक पढ़े इस पे जा ही नहीं सकते, बगैर साइकिल सीखे एक्टिवा नहीं चला सकते वैसे ही। ठीक है, तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड इंपॉर्टेंट, फिर सॉल्यूशंस ये सेकेंड ईयर का चैप्टर है, ये भी सेकेंड ईयर के चैप्टर है पूरे। ठीक है, मैं बस एग्जाम के लिए आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये पीरियोडिक टेबल ही है, इतना लंबा नाम है खाली इसका, पीरियोडिक टेबल है। अब थोड़े बच्चे क्या करते कि ये देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, मेरे को गैशियस एंड लिक्विड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन ये चैप्टर अच्छे आते, पीरियोडिक टेबल नहीं आता, मैं पी ब्लॉक डी ब्लॉक पढ़ लेता हूँ और पी इसको छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं होता गाइस। ठीक है, ये पहले बोल दे रहा हूँ मैं, हर चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, आप बोलेंगे फिजिकल के फिजिकल से ही इंटर रिलेटेड है, पूरा ऑर्गेनिक छोड़ दूँ या फिर पूरा इनऑर्गेनिक छोड़ दूँ, हो ही नहीं सकता वैसा। हर चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, सबसे बेसिक चैप्टर्स भी और सबसे जो लास्ट के चैप्टर्स है वो भी। ठीक है, कितना भी टफ लग दे तो हर चैप्टर को क्रैक करने का कोई ना कोई तरीका रहता। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे से भी पढ़ सकते हैं या फिर बुक्स में भी अच्छे हैं, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है एमसेट के लिए भी, एनसीईआरटी से ही पढ़े तो आसानी होती है, आपको अच्छे से समझ में आता, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा जो है ना आपको केमिस्ट्री की हिस्ट्री से आपको इंटरेस्ट बिल्डअप करती है एनसीईआरटी। ठीक है, इसीलिए सब लोग एनसीईआरटी रिकमेंड करते हैं। ये देखो यहाँ एस ब्लॉक भी है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं हर चैप्टर में एमसेट में। ठीक है, ये देखो ये इनऑर्गेनिक के है स्टार्टिंग में, फिर ये फिजिकल का है। आप बोलेंगे फिजिकल छोड़ दिया तो नहीं होता, बोले तो इनऑर्गेनिक में भी थोड़े बहुत एक आध कैलकुलेशन आई तो यूनिट्स का अगर उसमें रहा तो आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि यूनिट्स का अक्सर आइडिया फिजिकल में ही लगता। ठीक है, तो ऐसा रहता, हाइड्रोकार्बन गैसेस और ये बाकी सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो अच्छे से। ठीक है, ये बस आपको एक रफ आइडिया दिलाने के लिए, और पूरी तरह से इस पे सोली डिपेंड नहीं होना चाहिए।
आप सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करेंगे तो नहीं होता, बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ठीक है गाइस, एज यू नो मैं जो है अब वीडियो को एंड करने वाला हूँ। आई नो कि मैं जेई और नीट का डिस्कशन नहीं कर पाया है इस वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है। अभी मैं देखता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बना के देता हूँ जिसमें मैं जेई और नीट का डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, आपके जेई और नीट एग्ज़ाम्स की केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और बुक्स टू यूज़ वगैरह के बारे में डिस्कस करता हूँ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करने पीछे मत जाइए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि सबकी हेल्प हो सके, सबको सही टाइम पर एडवाइस मिल सके। ठीक है गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह।